Hello, my dear friends. Welcome to our channel. Well, this is Ankush Kumar, and today we are just gonna study light chapter. We are just gonna start a new chapter which is known as light. So, बहुत अंग्रेजी झाड़ रहे हो भैया? आज हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। हिंदी में आ गए अब हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले लाइट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कमर कस लें, जहाँ भी बैठे हैं सीट बेल्ट जरूर बांध लें, क्योंकि ये लेक्चर होने वाला है बहुत ही बेहतरीन। ये जो प्लेलिस्ट आने वाली है पूरी लाइट चैप्टर की बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो जहाँ भी बैठे हैं सीट बेल्ट जरूर जरूर बांध लो। सो बांध लिया सीट बेल्ट? अरे बांध लिया, बता दो यार। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब हम लाइट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होने वाला है, तो सिर्फ हम ऊपर ऊपर से बातें करेंगे कि हम इसको पढ़ाएंगे कैसे। क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पढ़ाना भी होता है कि क्या पढ़ाओगे ये भी तो समझाना पड़ेगा ना। तो लाइट चैप्टर में जो हम मेजरली बात करेंगे, देखो, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो भागों में ये बटा हुआ है चैप्टर। लाइट जो चैप्टर है, ये जो लाइट है, इसमें दो चीजें हमें मेजरली पढ़नी होती है। पहला आ जाता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। कौन सा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम पढ़ने कैसे वाले हैं इस चैप्टर को? जैसे रिफ्लेक्शन आ गया तो रिफ्रैक्शन में जैसे रे डायग्राम से काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, अभी चिंता मत करो। तो मतलब ऑब्वियसली सेम ही चीज़ है लगभग, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती। अगर ये जिसको समझ आ जाता है उसको ये भी आ जाता है। कहने को बड़ा चैप्टर है, लेकिन अगर दिमाग से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, तो देखो चैप्टर में ज़्यादा कुछ रखा हुआ नहीं है। तो हम इसको पढ़ने कैसे वाले हैं? हम इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, वन शॉट रिवीजन अभी नहीं कर रहे हैं। कैसे पढ़ेंगे? जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ लिया, उससे इम्पोर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल हो सकता है, जो भी क्वेश्चन हो सकता है, सब हम कराएंगे। देखो ऑफलाइन में काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, तो पता है हमको कहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है, क्या टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो पढ़ाते हैं वही आता है, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सिंपल सी बात है, बोल रहा हूँ मैं। इससे अलावा अगर आपको विश्वास करना है तो एक चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। जैसे लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लाइट चैप्टर के सारे वीडियोस को देख लो मेरे, जो भी वीडियोस आने वाले हैं। अगर और उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ। अगर एक भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आउट ऑफ दिस वीडियो हो, आउट ऑफ दिस प्लेलिस्ट हो, तो मत देखो। और अगर पता है भी हो तो विश्वास हो ही जाएगा आपको कि क्या चीज़ है ये। दूसरी चीज़, जैसे हमें पता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कई बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा, स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लगता है बच्चों को बहुत दिक्कत आती है उसके न्यूमेरिकल्स करने में। तो न्यूमेरिकल्स करने में दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक अलग ही लेक्चर अपलोड कर देंगे, और उसमें जितने भी पी वाई क्यूज आ रखे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पॉसिबल हो सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो सारे के सारे हम उसमें कवर करा देंगे। यानी उस वीडियो को देखने के बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा नहीं होने वाली है। तो जो भी दर्द और पीड़ा हो रही है आपको, उन सारे दर्द और पीड़ा की मरहम हमारे पास है, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो देखो, इस वीडियो में एक बात और बता दूं कि मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि नाइन्थ क्लास की ये वीडियो जाके देख लो तो आपको ये चीज़ें समझ आएगी। नाइन्थ क्लास में काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो टेंथ क्लास में यूज़ होगी, ऐसी बात नहीं यूज़ नहीं होगी, लेकिन जो भी चीज़ यूज़ होगी हम उसको इसी वीडियो में दोबारा से ज़रूर कराएंगे। जो भी चीज़ यूज़ होगी सब के सब पहले कराया जाएगा, उसके बाद ही टेंथ क्लास पे मूव किया जाएगा। जिस बच्चों ने पहले पढ़ लिया होगा वो स्किप कर सकते हैं, जिसने नहीं किया वो मजा ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मजा क्या होता है, पढ़ सकते हैं भाई, और क्या। तो आरंभ करते हैं हमारा लाइट चैप्टर, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार। तो लाइट चैप्टर पहले, आज तो बस बेसिक बेसिक बातें हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। तो लाइट क्या होता है? लाइट इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अरे होती है, होता है, कुछ भी बोलो, मुझे क्या पता लाइट लड़की है या लड़का है, हमें कैसे पता भाई। होता है, होती है, कुछ भी बोलो। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच which provides us, अरे बोलो,
विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। अरे जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना चालू कर दो। विच प्रोवाइड्स अस सेंसेशन ऑफ विजन, या फिर लिख सकते हो विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट एनर्जी आपने पढ़ा होगा, जो क्या करता है, किसी चीज को देखने में हेल्प करता है। बोलोगे हम तो आंखों से देखते हैं, तो लाइट बंद कर लो, आंखों से हमें नहीं दिखता है, तो यानी आंख तो जरूरी है ही, लेकिन विदाउट लाइट हम देख नहीं पाएंगे। तो लाइट क्या है होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हो विच गिव्स या विच प्रोवाइड्स सेंसेशन ऑफ विजन। अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं पेपर में कि व्हाट इज लाइट। इतना आसान क्वेश्चन आने लग गया तो क्या होगा भाई, इतना आसान क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो समझ कर लाइट होता क्या है। देखो भाई, अब लाइट के बारे में हमने पढ़ लिया लाइट होता क्या है, लेकिन लाइट जो होता है, देखो जो हम पढ़ने वाले हैं ये 10th के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं, ना कि 12th, क्योंकि 12th में भी लाइट चैप्टर है। 8th के अकॉर्डिंग भी नहीं पढ़ने वाले हैं, 8th में भी लाइट चैप्टर है। तो बिल्कुल हाई लेवल भी नहीं पढ़ेंगे और इतना भी नहीं कि 8वीं में पहुंच जाएंगे और बिल्कुल लो लेवल की ही बातें करेंगे। 10th लेवल का पढ़ना है कि 10th से बाहर, उसके सिलेबस से बाहर भी नहीं होना चाहिए और उसके सिलेबस को पूरा कवर भी करना चाहिए। तो लाइट जो होता है वो, देखो वैसे तो डुअल नेचर शो करता है, उसके बाद वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, अगर हम 12th के अकॉर्डिंग बातें करें। लेकिन अभी आपको समझना है लाइट वेव की फॉर्म में फ्लो करता है। लाइट जो एनर्जी है उसकी, वो वेव की फॉर्म में फ्लो करती है। तो पहले वेव की बात कर लेते हैं, हल्की सी थोड़ी सी, अरे यार थोड़ी सी पीड़ा होगी बस, ज्यादा पीड़ा नहीं होगी, दिक्कत वाली बात मतलब, स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वेव दो तरीके का होता है, एक मैकेनिकल वेव होता है और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव? अरे जल्दी बोलो, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो मैकेनिकल में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है, ट्रांसवर्स हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, अभी उसकी बातें हम नहीं करेंगे। मैकेनिकल वेव जो होता है, दिस इज अ टाइप ऑफ वेव विच नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। दिस इज अ टाइप ऑफ वेव which needs a medium which needs a medium to travel. And while on the other hand, electromagnetic wave is a type of wave which does not require any medium to travel, which does not require अरे बोलो, any medium to travel, which does not require any medium to travel। इसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। यहाँ ऐसे लगाया, यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया, अरे कहाँ गया, विच नीड्स अ मीडियम, और यहाँ रिक्वायर में ऐसे नहीं लगाया। इंग्लिश की बातें हम नहीं करेंगे, यहाँ ऐसा आएगा, यहाँ ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि डस के बाद एस नहीं आता है। हालांकि लगा भी दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, साइंस का एग्जाम होगा ना कि ये इंग्लिश का, तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स में आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। तो देखो मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम में ही हालत खराब हो गई तुम्हारे देख के हैं। हालांकि 9th क्लास में हम मैकेनिकल वेव की बातें कर लेते हैं, क्योंकि मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल होता है साउंड। जो साउंड की वेव होती है ये मैकेनिकल वेव होती है, और इसका एग्जाम्पल होता है लाइट। तो हम इसी की तो बातें करने वाले हैं। इसकी बातें कर ली क्लास 9th में, इसकी बातें करेंगे हम क्लास 10th में, तो इसलिए हल्का सा हमने बता दिया। हालांकि ये भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा फील लेने के लिए, ताकि बहुत ही स्मूथली जाए ये चैप्टर, कोई भी दिक्कत का सामना हमको ना करना पड़े। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है? विच नीड्स अ मीडियम। जैसे साउंड को मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए, अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल नहीं होती है। जैसे कि वैक्यूम में अगर रेडियो बजता हुआ डाल दोगे तो आपको आवाज नहीं आएगी, यानी कि साउंड को मीडियम की जरूरत होती है। अगर मीडियम ना हो तो साउंड ट्रैवल नहीं होता है। लेकिन लाइट को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सन से लाइट आती है अर्थ तक, बीच में स्पेस है, स्पेस यानी उसके पास कोई मीडियम नहीं है, यानी वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब विच डज नॉट हैव एनी मीडियम। तब भी लाइट वहां से बीच में स्पेस से भी ट्रैवल करके अर्थ पे आ जाती है, यानी कि ये कौन सी वेव हुई? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुई। तो याद रखना मेरी बात को, लाइट क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर पाएगी। वैक्यूम का मतलब जिसके पास कोई मीडियम नहीं होती है। सबसे पहले
वैक्यूम की स्पेलिंग आधे बच्चों को आती नहीं होगी, आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं आती होगी। वैक्यूम की स्पेलिंग VACWM होता है। ध्यान से चाहे गूगल कर लो या कुछ भी कर लो, अच्छी जगह से देखना। VACCUM कह देते हैं बच्चे, VACWM होता है, ना कि VACCUM। ये तो हालांकि हल्का सा जानकारी हो गई आपके लिए, क्योंकि काफ़ी बुक्स में भी ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। तो वैक्यूम की स्पेलिंग आज से किसी से भी पूछ लेना, अपने दोस्तों से मजे लेने के लिए पूछ सकते हो, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे आपके दोस्तों को नहीं पता होगा। तो मैकेनिकल वेव यानी साउंड वेव होता है, ये हम 9th क्लास में बातें कर लिए। अरे अब 10th में इसका कोई काम नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बस याद रखना, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए। अच्छा सर जी, अरे सर जी, भैया जी बोलो, सर जी बोलोगे यार, अभी तो शादी भी नहीं हुई है हमारी, सर जी पे पहुंच गए। अरे यार, शादी हो जाने दो फिर सर जी बनाना, अभी भैया भी रहने दो। अच्छा जी, देखो, जो अभी बताया हमने, जैसे साउंड होता है वो मैकेनिकल वेव होता है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो साउंड में मैकेनिकल वेव का मतलब क्या था, उसको जितने मीडियम की जरूरत होगी, अगर मीडियम नहीं हुआ तो वो ट्रैवल नहीं करेगा। यानी जितनी ज़्यादा मीडियम होती है, यानी कहने का मतलब जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं उस मीडियम में, जैसे साउंड में ज़्यादा क्लोज होते हैं पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, गैस में और दूर होते हैं, वैक्यूम में होते ही नहीं है। तो साउंड क्या होता है, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं उतना तेज उसमें से आवाज़ आती है, उतनी तेज फ्लो ऑफ एनर्जी होती है साउंड में। यानी अगर मैं बात करूँ साउंड की, या बात करूँ मैं फिर लाइट की, तो वी का मतलब याद रखना वेलोसिटी या स्पीड भी कह सकते हो, अभी दोनों टर्म सेम ही रहेगा। वेलोसिटी इन सॉलिड इसमें सबसे ज़्यादा होती है, देन वेलोसिटी इन लिक्विड, देन वेलोसिटी इन गैस, साउंड के केस में, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा स्पीड हो जाती है इसमें। लेकिन लाइट के केस में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो साइन बस चेंज कर दो, VS देन VL देन VG। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है सॉलिड में सबसे कम होती है, देन लिक्विड एंड देन गैस, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टिकल्स आ जाते हैं लाइट के रास्ते में उतनी ज़्यादा भीड़ भड़ाका बढ़ जाती है, तो लाइट को ट्रैवल करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर बाइक चला रहे हो या कोई भी गाड़ी चला रहे हो, अगर जितनी ज़्यादा ट्रैफिक होगी उतनी ज़्यादा धीरे चलाओगे ना, तेज़ थोड़ी ना चला पाओगे। तो लाइट में जितनी ज़्यादा भीड़ दोगे उतनी ज़्यादा लाइट धीरे चलेगी। सॉलिड में ज़्यादा भीड़ होती है, भीड़ का मतलब पार्टिकल्स पास पास होते हैं, चिपकम चिपकम होती रहती है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी पास, गैस में पार्टिकल्स आर वेरी दूर। तो जितनी ज़्यादा दूर यानी उतनी ट्रैफिक कम, यानी उतने अच्छे से लाइट फ्लो होगी, लाइट एनर्जी उसकी फ्लो होगी। और वेलोसिटी यानी स्पीड सॉलिड में इतने अच्छे से फ्लो नहीं होगी, क्योंकि उसमें ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, पार्टिकल्स काफ़ी पास हैं, तो उसको दिक्कत होगी फ्लो होने में। बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें, इतना भी डिटेल में आता नहीं है, ज़्यादा पढ़ा दूंगा लेकिन कम पढ़ाने वाला नहीं हूँ, इस बात को विश्वास रखना। बस एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, वेलोसिटी। देखो, साउंड के बारे में ज़्यादा हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 9th में पढ़ लिया है और वो 10th में काम आने वाला नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें पढ़ना है इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, या फिर एयर भी अगर आ जाए तो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन फिर भी एयर भी आ जाए तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। जो वेलोसिटी होती है लाइट की वैक्यूम के अंदर, यानी जिसमें कोई भी मीडियम नहीं होता, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझो, एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूर, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। तो ये वाली वैल्यू याद रखना जरूर, बड़ी मोहब्बत से याद रख लो यार, दिल में उतार लो बात को। तो बेसिक बेसिक चीज़ें तो देखो ख़त्म होती है, उम्मीद है समझ आया होगा। अरे समझ आया कि नहीं बताओ यार, आया कि नहीं। तो अब हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, अभी बेसिक ही बताया है। तो अब हम, जैसे मैंने बताया था, इस चैप्टर में हमें दो मेजरली चीज़ें करनी है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन चालू करते हैं। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग लगाओ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, जैसे एक बॉल को दीवार पे मारोगे तो वहां जाके वापस टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्शन है। देखो, लाइट भी ऐसी होती है, किसी भी सरफेस से टकरा के
जस्ट वापस आ जाना, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। अभी और बताते हैं, पहले लिख लेते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट। इट कैन बी, थोड़ा सा बोर्ड भी भर जाएगा, इट कैन बी डिफाइंड एज लिख दोगे तो, अरे तुम्हें भी ऐसे लिखना चाहिए एग्जाम में, थोड़ा भर भरा के लिखा करो ना। इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक, द बाउंसिंग बैक of a ray of light, the bouncing back of a ray of light, of a ray of light, when बहन, अरे बहन, it strikes, बहन it strikes, बहन it strikes on the surface of, on the surface of, on the surface of any object is known as reflection of light on the surface of any object। तो आप बना बना के बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। देखो रिफ्लेक्शन समझने के लिए सबसे अच्छी चीज बताता हूँ। देखो जब मैं 8th क्लास में था तो हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, जिनका मतलब टकला बड़ा अच्छा था यार, क्या बताऊँ, बिल्कुल चिकना, चिकन चपाटी, एकदम मस्त है यार। मतलब क्या बताऊँ, थोड़ा सा भी बाल आ जाते थे ना उनके सर पे तो अगले दिन ही भाई बिल्कुल चिकना हो के आ जाते थे वो, उनके बाल आते ही, ये समझ लो। तो भाई रिफ्लेक्शन वहीं से बहुत अच्छे से समझ आ जाता था, क्योंकि उनके जो टकले पे यार लाइट का रिफ्लेक्शन जो पड़ता था ना, वहीं पे लाइट की फीलिंग आ जाती थी। तो जब भी तुम्हें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझना हो तो एक टकले से इंसान को देख लेना, भाई समझ आ जाएगा क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। हालांकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखो सारे सरफेस से होती हैं, लेकिन कुछ सरफेस होती हैं स्मूथ, कुछ रफ होती हैं। देखो हर एक सरफेस से होगा रिफ्लेक्शन, लेकिन स्मूथ सरफेस से बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है, और रफ सरफेस से थोड़ा घटिया रिफ्लेक्शन हो जाता है। जितना ज़्यादा रफ हो उतना घटिया होगा, उसको ही रेगुलर बोल देते हैं, स्मूथ वाले को रेगुलर। उसकी बातें हम अभी करने वाले हैं। तो एक बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है, एक घटिया रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मिरर होता है, मिरर, मिरर में इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है, इतना बढ़िया रिफ्लेक्शन होता है कि हमको हमारे जैसा ही एक इंसान दिखाई देता है, यानी हमारी थूथड़ी उस मिरर में दिखाई देती है। इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन हो जाता है कि हमें हमें अपनी शक्ल दिखाई देने लगती है उस मिरर के अंदर। अब हम उन सर के टकले पे देख के, भाई अगर इतना बड़ा मस्त उनका टकले में भी रिफ्लेक्शन होता था ना, क्या बताऊँ। मतलब वो अगर टकला ऐसे कर देना तो हम अपने बाल भी कॉम्ब कर सकते हैं बड़े आसानी से। मतलब टकला, अपना टकला उनके टकले में देख सकते हैं, ये समझ लो, मस्त रिफ्लेक्शन होता था। तो छोड़ो खैर उनकी बातें, तो मिरर की बातें करते हैं। जैसे मिरर में बहुत तगड़ा रिफ्लेक्शन होता है, वो काफ़ी स्मूथ होता है ना, इतना स्मूथ होता है, इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन होता है कि हमको अपना चेहरा उसमें दिखाई देने लगता है। अच्छा ये बात बताओ, दीवार, दीवार में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा क्या? दीवार में भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं हो रहा क्योंकि एक रफ सरफेस है। रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा वाला नहीं हो रहा क्योंकि ये एक रफ सरफेस है। तो हमें अगर अच्छा रिफ्लेक्शन होता तो हमें अपना चेहरा दीवार में भी दिखाई देने लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि दीवार है रफ सरफेस, मिरर है स्मूथ सरफेस। समझ आई मेरी बात आपको? अरे आई कि नहीं आई बताओ मेरे दोस्त? आई ना? कभी दोस्त बना लेते हो, कभी भाई बना लेते हो। अरे यार कुछ भी बन जाओ, लुगाई भी बन जाओ यार, कुछ भी बन जाओ, लेकिन बस समझ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? समझ आना चाहिए आपको। अरे आएगी नहीं, ठीक है। तो अरे टीचर का प्यार है और कुछ नहीं है, बस समझाना है। हमारा मेन मोटिव है आपको समझाना, किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, चाहे कुछ भी करना पड़े समझ में आना चाहिए। तो हम क्या करने वाले थे, देखो एक चीज और पढ़ लूँ। जिस मतलब सुबह सुबह उठते ही जिसमें आप अपनी थूथड़ी देखते हो मिरर, उसको देखो फिजिक्स में हमें बनाना कैसा होता है। एक डंडा खींचना, एक डंडा खींच देना, और इधर से ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे, अरे ऐसे ऐसे कर देना, जो भी बोलते हैं इसको। तो क्या बोलते हैं, इसी को मिरर बोलते हैं। मिरर भी कौन सा? प्लेन, पी लेन, प्लेन प्लेन, पी लेन मिरर। कौन सा मिरर? पी लेन, पी लेन, प्लेन मिरर। देखो ये बैक साइड होता है उसका, ये क्या होता है? बैक साइड। इसको हम ऐसे डॉट डैश डैश से दिखाते हैं, इसको वो बोलते हैं बैक साइड। और ये होता है फ्रंट साइड, जहां से हम मस्त अपनी थूथड़ी देखते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, इसको लेटा के भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हो जाएगा इसका बैक साइड, ये हो जाएगा फ्रंट साइड। इधर से रिफ्लेक्शन होगा, यानी इधर से हमें अपनी चेहरा दिखाई देगा, और इधर से
बैक साइड, यानी बैक साइड से दिखाई देने वाला नहीं है। तो ये तो हो गई हमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है। अभी जैसे कि मैंने बताया रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन किसी में आपको चेहरा दिखाई देता है, किसी में नहीं। उसका रीजन क्या था? बढ़िया रिफ्लेक्शन एंड घटिया रिफ्लेक्शन। बढ़िया रिफ्लेक्शन का मतलब होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के भी दो टाइप्स हैं। रिफ्लेक्शन के भी कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। बोलो भाई। पहला क्या होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला क्या हो जाता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगला होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। क्या होता है ये? ध्यान से समझेंगे, है ना? पहले समझा ही देते हैं जैसे ये मान लो ये मिरर है, या फिर कोई भी सरफेस मान लो, स्मूथ सरफेस मान लो। मिरर छोड़ो, मिरर होता है डैश डैश बनाना पड़ता है। मैंने क्या बोला? रेगुलर रिफ्लेक्शन हमेशा याद रखना है स्मूथ सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस पे होगा। इररेगुलर रफ सरफेस पे होगा। याद रख लिया, ये स्मूथ पे होगा और ये रफ पे होगा। अच्छा जी, तो ये हमने एक स्मूथ सरफेस बना लिया। रफ कैसे बनाएंगे? ऐसा। अरे यार ऐसा क्यों बनाया? अरे यार एक बढ़िया रोड होता है, स्मूथ रोड, जिन बढ़िया गाड़ी चलती है बढ़िया तरीके से। एक डांसिंग रोड होता है जो कि रफ, मतलब अच्छे से गाड़ी नहीं चलती, तो इसलिए ऐसे बना देते हैं इसको। ये रफ सरफेस को डिनोट कर रहा है और ये स्मूथ सरफेस को डिनोट कर रहा है। देखो अब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं लाइट को मारूं ऐसे करके, देखो रे ऑफ लाइट होती है। ये क्या होती है? रे ऑफ लाइट। याद रखना, ऐसी बहुत सारी रे ऑफ लाइट गिरती है। किरण, किरण बोल दिया। देखो उल्टा मत सोचो, किरण बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? किरण। तो ऐसी किरण ऑफ लाइट मारी मारी हमने, इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एक को बोलेंगे हम रे ऑफ लाइट। याद रखना, एक को बोलते हैं रे ऑफ लाइट, और बहुत सारी रे आती है ना, एक ही थोड़ी ना आती है, बहुत सारी रे आती है। तो बहुत सारी रे को हम बोल देते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो याद रख सकते हो, यहाँ पे लिख दूं, बीम ऑफ लाइट को हम बोलते हैं, बीम का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेज। बीम क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेज होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? पैरेलल रे ऑफ लाइट मैंने मारा है। एक को बोलेंगे रे और बहुत सारी हो गई तो बीम हो जाता है। अगर हमने पैरेलल मारा तो पैरेलल ही जानी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इरेगुलर नहीं बता। पैरेलल मारा, देखो देखो रिफ्लेक्शन होगा, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। देखो ये तीनों आपस में पैरेलल थी। पैरेलल का मतलब समझते हो ना, ये आपस में कट नहीं करने वाली है, और ये पैरेलल ही आई और पैरेलल ही गई। अरे समझ रहे हो? एरो लगाना बहुत जरूरी है, एरो नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे। ये बता रहा है इधर से आ रही है, ये बता रहा है इधर से जा रही है। तो पैरेलल आई है और पैरेलल ही गई है। अगर ऐसा होता है, उस तरीके के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बात करते हैं इरेगुलर में। देखो डालना हमें पैरेलल ही है, डालना पैरेलल ही है। बहुत बढ़िया, तो डालते हैं। चलो डाल दिया, बहुत बढ़िया। पैरेलल ही डालेंगे। कैसे डालेंगे? पैरेलल ही डालना है। हमने डाल दिया, लो जी पैरेलल डाल दिया। ठीक है। अब कुछ रे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ हो सकता है कि ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ हो सकता है ऐसे करके। कैसे भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, ये तो रफ सरफेस है, जरूरी थोड़ी ना ये 90 होगा। अरे यार कहीं से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, ये कहीं से भी बाउंस बैक हो सकता है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को कहते हैं इररेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो डाला तो हमने पैरेलल ही था, और अगर पैरेलल ही वापस भी चला गया तो रेगुलर है। लेकिन डाला हमने पैरेलल था लेकिन गया नहीं पैरेलल। देखो ये आपस में पैरेलल थोड़ी ना है। इनको कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हमेशा याद रखना, ये हमेशा स्मूथ सरफेस पे होगा। किस पे होगा? स्मूथ सरफेस पे होगा। ये हमेशा रफ सरफेस पे होगा। याद रखना मेरी बात, ये स्मूथ पे होता है और ये रफ पे होता है। आप थोड़ी सी बस डेफिनेशन लिख देते हैं, क्योंकि देखो चाहे कितना भी समझ आ जाए, जब तक लिख नहीं पाओगे तब तक मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं। तो हल्का सा बस डेफिनेशन लिख देते हैं। उम्मीद है समझ तो आ गया होगा। बड़े ही प्यार से समझाया है सर, आप प्यार से भी समझाते हो। अरे अरे अरे, इतनी मीठी मीठी बातें मत करो हमसे। मीठी मीठी बातें कौन कर रहा है भाई? मीठी मीठी बातें करने वाले वो टीचर नहीं होते, वो तो कुछ और ही होते हैं। तो हमें मीठी मीठी बातें करनी नहीं आती है। ठीक है, देखो खैर ध्यान यहाँ भी दो। When a parallel beam of light is strikes on any surface and it reflects back as a parallel beam, then it is known as regular reflection. क्या कह रहे हो सर जी? When a parallel beam of light, a parallel
परिकलेल, देखो क्या है, पैरेलल, परिकलेल। व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट strikes on any object and it reflects back as a parallel beam. आगे लिख लेना, then it is known as regular reflection. When a parallel beam of light strike करेगी and reflect भी करेगी as a parallel beam, then it is known as regular reflection. इसमें क्या लिखोगे, when बोलो, when a parallel beam of light strikes on any object, strikes, यहाँ तो सेम ही लिखना है, strikes on any object। अरे समझ आ रहा है, सो तो नहीं गए, सीट बेल्ट बांधे हो कि नहीं। ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट्स बैक एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक ऐसा पैरेलल बीम, यहाँ पे बस डज नॉट लगा देना, एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट बैक as a parallel beam, as a parallel beam, then it is known as irregular। उम्मीद है समझ आ चुका होगा। तो रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमने खत्म कर दिया है। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़ ही लेते हैं इस वीडियो में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस लास्ट टॉपिक, ज़्यादा देर कमर दुख तो नहीं रहा है ना सीट बेल्ट बांधने से, देखो थोड़ी देर बांध के ही रखो, हमें नहीं पता कब तक ये खत्म होगा। देखो टाइम देख के हमको पढ़ाने आता नहीं है, अब जितना भी टाइम हो बस एक टॉपिक सोच लेते हैं ये पढ़ाना है, अब कितने भी टाइम में खत्म। अब डिपेंड करता है समझ कब तक आ जाएगा, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक जाएंगे। अच्छा जी, तो बात कर लेते हैं आखिरी टॉपिक इस चैप्टर की, फिर हम इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो क्या है वो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए बोल रहा हूं, अब ध्यान से सुन लेना। चाहे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो, अभी रिफ्लेक्शन आएगा उसमें भी दो लॉ है, इसमें भी दो लॉ है, तो दोनों में लॉज है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जब हम पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे। तो दोनों में कितने लॉज हैं पहले याद रखना, कितने हैं, दो। कितने हैं, द्वि लॉज। पहला लॉ क्या है, पहले एक डायग्राम बनाना पड़ेगा हमको समझने के लिए। बना दें क्या, चलो बना लेते हैं। देखो पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं ना, उसके बाद समझेंगे अच्छे तरीके से। देखो क्या है, एक हम मिरर बना लेते हैं बड़े ही अच्छे से। मिरर को सुला दिया है, क्या कर दिया है, देखो मिरर सुलाया है, तुम मत सो जाना, समझ लो, तुम्हें नहीं सोना है अभी। मिरर बना दिया है, प्लेन मिरर। अब हमने एक रे डाली इसमें। मिरर तो एक स्मूथ सरफेस है, चाहे कोई भी हो रिफ्लेक्शन तो होगा ना, पर ये तो वैसे भी स्मूथ है, इतना अच्छा रिफ्लेक्शन हो गया इसमें तो है। अच्छा जी, तो ध्यान से समझना, पहले मैं लिख देता हूँ, समझा देता हूँ, फिर लिखेंगे आराम से। इसको मान लो ओ पॉइंट, क्या मान लो, ओ पॉइंट मान लो, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। समझ आई बात। देखो ये कौन सी रे है जो मिरर पे टकरा रही है और ये मिरर से दूर जा रही है, समझ में आ रही है ना बात। ये मिरर की तरफ जा रही है और ये मिरर से दूर जा रही है। इस वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इस वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह सकते हैं हम, ओ ए, क्या लिखा है मैंने, ओ ए को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा डेंट, इंसी का डेंट, देखो स्पेलिंग सही है ना भाई, हाँ सही है, इंसिडेंट रे। और दूसरा क्या है, ओबी को क्या कह देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसको ओ पॉइंट, जहाँ पे अभी एक चीज और पहले लिख दो, यहाँ से ना एक सीधी परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। कौन सी लाइन खींचते हैं, परपेंडिकुलर। याद रखना इसमें ना, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसमें एक बच्चे गलती करते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, वो यहाँ से नहीं लेना होता है। 90 डिग्री कहाँ से बनाना चाहिए, इस सरफेस से। कहाँ से, ये जो सरफेस है, जो मिरर है, यहाँ से 90, इधर भी 90 होगा, इधर भी, टोटल 180 होता है। तो चाहे इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, 90 होगा।
यानी सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाली जो परपेंडिकुलर रे होती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। एंड फॉर नॉर्मल क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इतनी बात समझ आई। ये जो ओ पॉइंट दिख रहा है, कौन सा पॉइंट? ओ पॉइंट। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब ये तो कुछ रे की बात हो गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही क्यों कहा इसको? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहा? क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे डिपेंड करती है इंसिडेंट रे पे, इंसिडेंट रे इस पे डिपेंड नहीं करती है। क्योंकि अगर रे को यहाँ मारोगे तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ मारोगे तो यहाँ से होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होती है ये इस पे डिपेंड कर रही है, जहाँ पे ये टकराएगा वहीं से रिफ्लेक्शन होगा ना, यहाँ से तो रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। अच्छा जी, इसलिए इसका नाम पड़ा है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, थोड़ी सी और चीजें लिख लेते हैं, नोट करते रहो साथ में, नहीं तो बहुत दर्द हो गया तुम्हें। नोट नहीं करोगे तो देखो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। देखो भाई, सिंपल सी बात करनी आती है। अब एंगल की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो ये क्या बताया मैंने? इंसिडेंट रे। और ये क्या बताया? नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल आई। क्या आई? एंगल आई। अरे वो नहीं आई, कौन आई है? एंगल आई है। अच्छा जी। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल आर। क्या बोलते हैं? एंगल आर। आई को क्या बोलते हैं? आई का नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसी का डेंस, इंसी का डांस नहीं, डेंस। आर को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना मेरी इस बात को। देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं, ये जो आई है इसको नहीं मानना है। अरे मेरी जान, इसको नहीं मानना है माय डार्लिंग। और सुनोगे, इसको आर मान लेते हैं। देखो कभी भी सरफेस से एंगल नहीं लेना है आपको, ये वाला एंगल, एंगल नॉर्मल आना चाहिए इसमें। देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसके बीच का एंगल, एंगल आर। आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत बढ़िया, समझ आ गई बात। ये डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लो। डायग्राम समझ आ गया तो सारी चीजें समझ आ जाएगी। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हम लॉ भी लिख पाए। थोड़ा सा छोटा करके बनाएंगे, है ना? अच्छे से नोट कर लो इसको। देखो फिर बोल रहा हूँ, नोट नहीं करोगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तो इसको थोड़ा सा छोटा साइड में कोने में बैठा देते हैं। ये हमारा था मिरर, ठीक है? यहाँ से ऐसे लाइट आई थी और ऐसे करके गई थी। बहुत बढ़िया। ये था हमारा नॉर्मल, ये ए था, ये ओ और ये बी। ये क्या था? एम। ये क्या था? एंगल आई। और ये क्या था? एंगल आर। ये एंगल, ये क्या था? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल। तो बात करते हैं पहला लॉ की। कौन सी लॉ की? पहला लॉ। पहला लॉ क्या होता है? इट द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो दो एंगल है आई और आर, ये हमेशा ही बराबर होते हैं। लॉ का मतलब देखो हमेशा ये चीज होगा ही होगा। तो क्या लिखोगे? द एंगल ऑफ इंसिडेंस दी, इसको दा नहीं यहाँ दी पढ़ते हैं यार, पता है तुम्हें ये बात? क्योंकि यहाँ वोवेल है, उसकी बात कर लेंगे बाद में। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection, the angle of reflection। मतलब क्या है? अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 होगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, ये जितना भी होगा ये उतना ही होगा। ये अगर डार्लिंग होगा तो ये भी डार्लिंग होगा, ये बेबी होगा तो ये भी बेबी। अरे यार, जो एंगल ये होगा वही एंगल ये ही होगा, मतलब दोनों एंगल इज ऑलवेज सेम। यानी हम लिख सकते हैं दैट इज, ये सिंबल होता है दैट इज का कुछ एंगल आई, एंगल आई इज बराबर टू एंगल आर। ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या दिक्कत है? अंग्रेजी को मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया हमने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया हमारा पहला लॉ। अच्छे तरीके से इसको लिख लो। लिख लिया? बहुत बढ़िया। इसमें न्यूमेरिकल इस पे भी आ जाता है, इस वाले लॉ पे, अभी कराएंगे थोड़ी देर में। पहले दूसरे लॉ की बात कर लेते हैं। दोनों लॉ ध्यान से समझना, पहला समझ गए होंगे। दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ ये है कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं।
द इंसिडेंट रे, अभी बताते हैं यार, घबरा जाते हो जैसे अंग्रेजी बोलता हूँ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence, at the point of incidence, देखो तीनों कहाँ टकरा रहे हैं, इंसिडेंस ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in the same plane, all lie in the same plane, all lie in the same plane, कौन सा लेन, पी लेन। पहले इसको लिख लो, ये थोड़ा समझ नहीं आता, फिर समझाते हैं इसको। लिख लिया, अब मिटाते हैं इसको, कॉपी में लिखे रहो, फिर समझाएंगे। अभी क्या है, जो इंसिडेंट रे होता है, जो नॉर्मल होती है, इंसिडेंट रे लड़का और नॉर्मल लड़की, वाह वाह वाह, दोनों का मिलन भी हो गया यहाँ पे। तो देखो, कोई नहीं, किसी को भी लड़का लड़की बना लो तुम। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल है। तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब ये बोर्ड मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन का मतलब टू डायमेंशनल फिगर होता है। अब ये बोर्ड मान सकते हो, ये एक प्लेन है। देखो इंसिडेंट रे ये हो गई, रिफ्लेक्टेड रे ये, और नॉर्मल ऐसे, ये तीनों ही प्लेन में ही तो है। ये तीनों ही एक प्लेन, यानी बोर्ड को मैंने प्लेन माना है, तो तीनों ही एक बोर्ड पे ही तो है। अब देखो ये क्या हुई, इस बोर्ड पे ही है, ये भी इस बोर्ड पे, ये भी इस बोर्ड पे है, सेम प्लेन में है ना, समझ रहे हो कि नहीं। अच्छा, सेम प्लेन, अगर डिफरेंट का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो ये नॉर्मल ऐसे हो जाएगा क्या, देखो देखो तुम्हारी तरफ या फिर पीछे की तरफ ऐसा हो जाएगा, नहीं होगा, ये बोर्ड की प्लेन में थोड़ी ना है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। ये तीनों चीज क्या, ये तीनों चीज एक ही प्लेन में, मतलब है ये तीनों, जैसे इस बोर्ड पे है तो इस बोर्ड के प्लेन में ही है, ये बाहर या अंदर नहीं होगा, ये सिंपल एक बोर्ड के प्लेन में है। समझ आई ये बात। जैसे थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं आसान आसान से। जैसे हमसे एंगल आई, इसी डायग्राम में एंगल आई मान लो 50 डिग्री पूछ दिया, तो बोल दिया एंगल आर बताओ क्या होगा। एंगल आर, अरे यार बताओ क्या होगा, ये भी नहीं बता सकते हैं। मैं अभी क्या बताया, पहला लॉ क्या बताया, एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं, तो ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल आर है, ये वाले एंगल को अगर मान लो एक्स कह दिया, तो बोला एक्स निकालो, क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो आर आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आर क्या है, आर हमारा 50 है, तो एक्स भी आ जाएगा, क्योंकि पूरा क्या है, ये 90 डिग्री है। आर प्लस एक्स, ये पूरा परपेंडिकुलर होता है ना, ये पूरा 90 डिग्री है, तो आर प्लस एक्स इज ऑलवेज बराबर टू 90 डिग्री। आर इज वॉट, 50 डिग्री, प्लस एक्स इज बराबर टू 90 डिग्री। तो एक्स क्या निकाल दोगे, 90 माइनस 40, 50 कर दोगे तो 40 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। आई दे देगा, आर निकाल लेना, आर दे देगा, आई निकाल लेना। इधर वाला एंगल भी पूछ सकता है, वो 90 में से माइनस कर देना, क्योंकि टोटल एंगल तो 90 होता है ना। अब ये भी वही आएगा, कुछ भी पूछ सकता है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मजा आया इस लेक्चर में। देखो और कोई सा क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया यार, एक क्वेश्चन और रह गया है। अच्छा जी, क्या तुमने पहना है कुछ, अरे पहना तो वही, कैसी कैसी बातें कर रहे हो टीचर, तुम मास्टर कैसे बन गए। देखो ऐसे बोल दिया, जैसे हमसे क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से रे डाली तो ऐसे करके रिफ्लेक्शन हुआ, 30 से डाली 30 से गया, 50 से डाली 50 से गया। अगर मान लो नॉर्मल से डालेगा तो क्या होगा, जैसे मान लो ये नॉर्मल होता है ना, सीधी रे डाली तो कैसे रिफ्लेक्शन होगा, तो भाई उसी रास्ते से वो वापस चली जाती है। याद रखना, अगर कोई सी रे नॉर्मल से ही आती है तो बाउंस बैक टू द सेम पाथ, यानी नॉर्मल से ही वापस जाएगी। उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। एंगल क्या होगा, जीरो। जीरो कैसे होगा, अरे अब तुम बोलोगे 90 होता है एंगल, अरे यार मैंने अभी क्या बताया, एंगल आई या फिर एंगल आर कैसे लेते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे यही हो गई, नॉर्मल भी यही हो गया, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो हो गया ना। 90 थोड़ी ना हुआ, सरफेस थोड़ी ना लेना है हमको। ऐसे रिफ्लेक्टेड रही है और नॉर्मल, ये दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री। तो क्वेश्चन क्या आता है, अगर नॉर्मल से किसी रे को हम पास करेंगे तो वो कहाँ से जाएगा, उसी मीडियम से, उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। इससे अलावा और भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। सो कैसा लगा पहला लेक्चर हमारा। ऑनलाइन टीचिंग में अभी नए नए हैं, थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है हमको। कोई भी फीडबैक हो ज़रूर शेयर करना, उसको जल्दी से जल्दी इम्प्रूव किया जाएगा। और कोई भी दर्द,
कोई भी पीड़ा लगे इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। उसकी दवा हम ज़रूर देंगे आपको, तो दर्द और पीड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स सो मच एंड हैव अ ब्लास्ट।